हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। और दोस्तों, आज का ये सेशन जो आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं, बुनियाद सीरीज। दोस्तों, इस बुनियाद सीरीज का पर्पस ये है कि अब आपको मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर चर्चा करना। क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स एग्जाम था, तो प्रीलिम्स एग्जाम में हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। लेकिन चूंकि अभी मेंस नजदीक है और प्रीलिम्स भी अब नेक्स्ट ईयर ही है, तो क्यों ना हम अब फोकस करें जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जैसे मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट में मैं आज से शुरू कर रहा हूं आप लोगों का सोशियोलॉजी। ठीक, तो मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब पे क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का संशय ना रहे कि सर आप यूट्यूब पे पूरी सोशियोलॉजी कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, यूट्यूब पे आप कितना पढ़ाएंगे। देखो, पूरी सोशियोलॉजी तो यूट्यूब पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको पता है कि टोटल 5 यूनिट हैं सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो इन 5 यूनिट्स में लगभग अगर हम सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट 120 से 130 घंटे का 130 घंटे के आसपास का पूरा सिलेबस है सोशियोलॉजी का। मतलब मैंने जितनी बार भी सोशियोलॉजी पढ़ाई, मुझे 120 टू 130 आवर्स लगे हैं सोशियोलॉजी पढ़ाने। ठीक, ऑलरेडी हमारा जो एमपीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है उसमें हमने सोशियोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा उस बैच में। ठीक है, जो आरंभ बैच जो शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर YouTube में मैं उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए यहां पर कुछ क्लासेस लूंगा सोशियोलॉजी की। कुछ का मतलब हुआ कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत करते हैं, जहां लगता है बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, उन सारे टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक, तो सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार मैं इसकी सोशियोलॉजी की क्लास लूंगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि मैं इसी चैनल पर लाइव आंसर राइटिंग सेशंस भी ले रहा हूं। और दोस्तों, उन लाइव आंसर राइटिंग सेशंस का पर्पस ही यही है, जैसे मैंने यूनिट 1 से लाइव आंसर राइटिंग सेशन की शुरुआत की है, आप सब जानते हैं। तो अब लाइव आंसर राइटिंग के माध्यम से मैं आपको पूरी सोशियोलॉजी कवर कराऊंगा, यूनिट 1 टू यूनिट 5। आर यू लिसनिंग टू मी? लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको पूरी सोशियोलॉजी कवर कराऊंगा। लेकिन जब थ्योरी की बात है तो पूरी थ्योरी करा पाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन मैं आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पूरे टॉपिक आपको मैं यहां पर कराऊंगा। और जो टॉपिक मैं कराऊंगा उसके बाद एक कंप्लीट एक मैराथन सेशन लेके आएंगे और उस मैराथन सेशन में आपको सोशियोलॉजी कवर करा दूंगा। क्लियर होगी बात क्या? साथ ही साथ जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो यहां पर आपसे जो सोशियोलॉजी में अभी तक जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कशन करूंगा। तो फटाफट से क्लास के साथ कनेक्ट हो जाए, है ना? क्लास के साथ कनेक्ट हो जाए ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत कर सकें। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी, और हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सोशियोलॉजी का पूरा एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आपको पता है कि पहले अब से जो है सोशियोलॉजी का वेटेज चूंकि बढ़ चुका है, 150 मार्क्स की सोशियोलॉजी है, टोटल 5 यूनिट्स हैं। टोटल 5 यूनिट है, 150 नंबर का पेपर है। टोटल इस पेपर में 5 यूनिट है। ठीक है, और पांचों यूनिट का क्या सिलेबस है उस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो अब देखिए यहां पर तो ये बेसिक जो पैटर्न है, अपना बेसिक पैटर्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या है सर 15। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या है यहां पर 15। ठीक, 2 क्वेश्चन यहां से आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द संख्या 20 है ना? पूर्णांक है इनका 30। ठीक, इसके बाद आपसे 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 7 मार्कर, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 7 मार्क्स वाले। ठीक है, शब्द सीमा है उसकी 60, पूर्णांक है उसका 70। ऑब्वियसली 7 नंबर के 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 उसका मैक्सिमम मार्क्स हो गए। यहां पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, यानी 200 वर्ड्स में उसको लिखना होगा आपको। तो कुल मिलाकर यदि आप इसका पूरा कंप्लीट पैटर्न देखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा समझ में आएगा आपको कि इस 5 यूनिट्स में आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस, 7 मार्क क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। ठीक है,
15 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे, यहां से 15, यहां से 10 और यहां से 5। ठीक, तो ऐसे करके आपसे 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर है आपका, 150 मार्क्स का पूरा पेपर है। और इस 150 मार्क्स के पेपर में आपको 5 यूनिट्स में जो सिलेबस दिया है उस यूनिट को, उस सिलेबस को पूरा आपको कवर करना है। ठीक है, आइए अब यहां पर आप देखोगे तो ये तो खैर एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको पता है कि यूनिट 1 में समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। आज मैं यही चर्चा करूंगा, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, और उसमें क्या क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा में क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो समाज की भारतीय संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा। ठीक है, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है यूनिट 1 का। ठीक है, अब इस यूनिट 1 के सिलेबस में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा ये सुन लीजिए। पहले क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, और इस मूलभूत अवधारणा में मैं आपको कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा के बारे में चर्चा करूंगा। एक ये टॉपिक आज, लेकिन जो आज का जो अपना क्लास होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन है सोशियोलॉजी का। आज का जो क्लास है वो सोशियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली समाजशास्त्र क्या होता है और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि समाज क्या होता है। ठीक, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर ये वाला जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ये दिस वन, ये वाला है ना, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज विवाह, धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। ठीक, इसी प्रकार से आप देखोगे तो यूनिट 2 में भी हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ने में बच्चों को समस्या आती है सर, वो वाला टॉपिक ये है, अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर उसके बाद एक टॉपिक ये वाला आता है जिसको हम देखते हैं, वर्तमान बहस, भारत में परंपरा, सॉरी, भारत में परंपरा और आधुनिकता। यूनिट 2 में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट 3 में क्या है हमारा, यूनिट 3 में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, कंप्लीट न्यू यूनिट है, कंप्लीट न्यू यूनिट है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। इस ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो ये होगा, ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी समाज में अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो ये वाला है, ये वाला, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, रणनीतियां, बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के क्या क्या रुझान है। ठीक है, उसके बाद फिर नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव। इसमें आपके मैं ये 3 टॉपिक, ये 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा। मान के चलो मैं आपको YouTube पर यूनिट 3, जो यूनिट 3 है ये कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट यूनिट 3 पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो अगर हम बात करें तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं आती बच्चों को। यूनिट 1 और यूनिट 2 के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे ऑलरेडी पहले उसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि पुराने वाले सिलेबस से भी कुछ कुछ सिमिलर टॉपिक हैं। जैसे सामाजिक समरसता पहले भी था, पुरुषार्थ पहले भी था, आश्रम व्यवस्था पहले भी था। यूनिट 3 कंप्लीट न्यू यूनिट है, यूनिट 3 कंप्लीट न्यू यूनिट है। इसको मैं पूरा यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो मैं पहले ही क्लियर करता चल रहा हूं, बाद में चूंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट लिखते हैं कि सर यूट्यूब पर पूरा पढ़ाते नहीं है, कुछ लेक्चर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, ऑल दैट, ऐसा सब चलता रहता है आप लोगों के दिमाग में। बट मैं पहले क्लियर कर देता हूं मैं क्या क्या कवर करूंगा। यूनिट 3 कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर। यूनिट 4 की बात करें तो सर यूनिट 4 में औद्योगिकरण आता है, वैश्वीकरण आता है, सामाजिक विकास और जनसंख्या, भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, स्तरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीकरण और शिक्षा का निजीकरण। ठीक है, शिक्षा का निजीकरण। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये वाला, संस्कृति और विकास, संस्कृति और विकास, सहायक बाधा के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो क्लास होगी ये बाइलिंगुअल क्लास होगी। जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा वो बाइलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। आपको जो मैं कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फॉर पीडीएफ,
for PDF you can join वैभव शिवहरे ऑफिशियल। ठीक है, ये वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी मेरी सारी पीडीएफ, कोर्स की पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यूनिट 3 क्लियर है, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, तो वो पूरा पढ़ाना ही पढ़ाना है मुझे। यूनिट 4 में क्या पढ़ाना है? यूनिट 4 मैंने आपको बताया, पहला ये वाला टॉपिक, दूसरा वाला टॉपिक और तीसरा ये वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। सर आते हैं यूनिट नंबर 5, आखिरी यूनिट है। सर यूनिट नंबर 5 जो है ना, मानव संसाधन विकास। यूनिट नंबर 5 जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास और समाज कल्याण के लिए योजनाएं। अब यूनिट नंबर 5 का 70% सिलेबस नया नहीं है, पुराना है। यूनिट नंबर 5 का 70% सिलेबस नया नहीं है। जैसे लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, ऑलरेडी इस पर पर्याप्त कंटेंट भी उपलब्ध है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है इसको समझना, तो आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक। ठीक है, मैं उन्हीं टॉपिक पर, इस टॉपिक पर ऑलरेडी हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, यानी कुल मिलाकर जो निःशक्त जन है, उन निःशक्त जनों की क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या चुनौतियों के साथ साथ उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, ये वाला टॉपिक है। आसान है, इसको कर लेंगे। उसके बाद आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ये एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ठीक है, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की क्या क्या भूमिका है, इसको हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका एमपीपीएससी मेंस में ये ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी मेंस में टॉपिक ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की क्या स्थिति है, सामाजिक संरचना। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह। अब चूंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश में जो जनजातियां, मध्य प्रदेश में जनजातियां और मध्य प्रदेश में लोक संस्कृति, ये वाला जो टॉपिक है ये एमपी का टॉपिक है। ठीक है, एमपी कल्चर है। ये जो टॉपिक है आपको ये पढ़ाएंगे आपको गौरव शर्मा सर। ठीक है, एमपी का टॉपिक है, गौरव शर्मा सर या अंजनी धर द्विवेदी सर, 2 टीचर्स हैं हमारे पास जो एमपी स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, वो आपको यहां पर कवर करा देंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले जानते हैं समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा पर थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कशन करते हैं। ठीक, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले शायद 1-2 बार उन्होंने कभी सोशियोलॉजी मुझसे पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो आप चिंता ना करें, मैं एकदम बेसिक से चीजें कवर करूंगा और बेसिक से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। आइए अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, या इंट्रो, बेसिक इंट्रो ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसकी कुछ सेट डेफिनेशंस, जो उसकी निश्चित जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी में हम देखेंगे अबाउट सोसाइटी एंड देन
इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई सोशियोलॉजी क्या है, तो पहली बात तो आपको एक बता दो कि जो बेसिक एकदम बात है वो ये है कि जो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा जाता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है दोस्तों समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जिसका अतीत बहुत पुराना है लेकिन इतिहास नया है। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, मैंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जिसका अतीत बहुत पुराना है, अतीत बहुत पुराना है लेकिन इतिहास इसका नया है। सर इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक शब्द बोला कि समाजशास्त्र का जो अतीत है समाजशास्त्र का जो अतीत है वो पुराना है लेकिन इसका इतिहास नया है, राइट? समाजशास्त्र विषय का अतीत तो बहुत पुराना है लेकिन इसका इतिहास नया है। अतीत का मतलब क्या हुआ? जो समाजशास्त्र है ये विषय के रूप में इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ 1838 में। और समाजशास्त्र विषय के जनक कौन है? सर समाजशास्त्र विषय के जनक है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट को, जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक। के जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सो हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के क्या है? जनक हैं, फादर हैं। अब इन्होंने इस विषय की खोज कब करी? तो इन्होंने इस विषय की खोज करी सर 1838 में, 1838 में। लेकिन क्या इसके पहले समाज शास्त्र विषय एग्जिस्ट करता था? नहीं, समाजशास्त्र विषय इसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन समाज तो एग्जिस्ट करता था। सोसाइटी तो एग्जिस्ट करती ही थी ना, समाजशास्त्र विषय नहीं एग्जिस्ट करता था। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि समाज एग्जिस्ट करता था लेकिन समाज में घटने वाली जितनी भी समस्याएं हैं या समाज में समाज के जितने भी फिनोमिनाज हैं, उन सभी घटनाओं और उन सभी फिनोमिना का अध्ययन करने के लिए कोई हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉजिक आधारित कोई विषय नहीं था। अच्छा, आपको बड़ी हैरानी होगी कि ऑगस्ट कॉम्ट ने जब इस विषय की खोज करी तो उन्होंने इस विषय का नाम समाजशास्त्र नहीं रखा। उन्होंने इस विषय का नाम समाजशास्त्र नहीं रखा, उन्होंने इस विषय का नाम रखा सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ऑगस्ट कॉम्ट ने इस विषय का नाम रखा सामाजिक भौतिकी, यानी सोशल फिजिक्स। क्यों इन्होंने इस सब्जेक्ट का नाम सोशल फिजिक्स रखा? सर इन्होंने इस सब्जेक्ट का नाम सोशल फिजिक्स इसलिए रखा क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट खुद एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी घटना का अध्ययन तर्कों और तथ्यों के आधार पर करना चाह रहे थे। मतलब अभी तक समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही थी या समाज में जो प्रचलित जो मानदंड थे या समाज में प्रचलित जो नियम थे वो सब किस पर आधारित थे? वो पारलौकिक शक्ति पर आधारित थे। और जितने भी जो मानदंड थे, जितनी भी संकल्पनाएं थी, उनके पीछे कोई तर्क नहीं था, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, ना ही तथ्यों पर आधारित वो अध्ययन था। तो ऑगस्ट कॉम्ट को लगा कि यार मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक पूरा विषय है मैथ्स। भूगोल से संबंधित या खगोल शास्त्र से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उसके लिए पूरा एक विषय है। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास पूरा विषय है। अर्थ जगत से कोई रिलेटेड समस्या है तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा विषय है, और उस विषय में जाकर जो उस विषय की जो अवधारणा है उन अवधारणाओं को हम पढ़कर समस्या का अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन समाज के अध्ययन के लिए, समाज में घटने वाली सभी घटनाओं के अध्ययन के लिए या समाज में जो नियम बने हुए हैं इनके पीछे ना तो कोई तार्किक विचार है, ना ही कोई तथ्य पर आधारित अध्ययन है। पूर्ण रूप से समाज में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन केवल और केवल किसके आधार पर किया जा रहा है?
पारलौकिक मान्यता के आधार पर किया जा रहा है। एक दैवीय शक्ति के दैवीय शक्ति और पारलौकिक शक्ति के आधार पर समाज में घटने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है, ना कि किसी तार्किक विचार के आधार पर। ऑगस्ट कॉम्ट को लगा कि इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट ने इस विषय का नाम सोशियोलॉजी नहीं रखा, ऑगस्ट कॉम्ट ने इस सब्जेक्ट का नाम रखा सोशल फिजिक्स। यू नो व्हाई? क्योंकि उनको लगा सोशल का मतलब तो समाज हो गया, फिजिक्स उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनको पता है फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो पारलौकिक मान्यता पर नहीं चलता। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो अंधविश्वास पर नहीं चलता। फिजिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, या फिजिक्स के अंदर जो कुछ भी है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक, एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च। और ऑगस्ट कॉम्ट एक साइंटिफिक टेम्परामेंट माइंडसेट के व्यक्ति थे, इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट चाहते थे कि सोसाइटी के स्टडी के लिए भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बने जो किस पर बेस्ड हो, जो तर्कों और तथ्यों पर आधारित हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑगस्ट कॉम्ट ने इस सब्जेक्ट का नाम रखा सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके अन्य समाजशास्त्री भी आए और अन्य सोशियोलॉजिस्ट आए, और अन्य सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई देखो, ये जो एक सब्जेक्ट जिसका नाम आप सोशल फिजिक्स रख रहे हो, सोशल फिजिक्स इस सब्जेक्ट के लिए उचित नाम नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं है, तो उन्होंने नाम परिवर्तित करने का सलाह दिया, और आगे जाके 1938 में तो सोशल फिजिक्स नाम ही था, आगे जाके 10-15 साल बाद इस सब्जेक्ट का नाम बदलकर रख दिया गया सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी जो नाम रखा गया उसके पीछे भी लॉजिक था, तर्क था। क्या, क्यों सोशियोलॉजी नाम क्यों रखा गया, उसको भी देखते हैं। सब्जेक्ट का नाम रखा गया सोशियोलॉजी। ठीक, सोशियोलॉजी अगेन दो वर्ड से बना है, सोशियस एंड लोगस। इसका मतलब है समाज। अच्छा, यह भी याद रखना है कि जो सोशियस और लोगस है वो दो अलग अलग क्षेत्र की भाषाओं के शब्द हैं। एक है लैटिन लैंग्वेज और एक है ग्रीक लैंग्वेज। एक लैटिन और एक ग्रीक, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के ये दोनों सब्जेक्ट है, सोशियस और लोगस। जहां सोशियस का मतलब क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, समाज। सोशियस का मतलब कंसीडर कर रहे हैं समाज, और लोगस का मतलब क्या है, लोगस का मतलब है लॉजिक, लॉजिक्स, यानी तर्कों पर आधारित अध्ययन। किस पर आधारित, तर्कों पर आधारित अध्ययन। ठीक है, इसीलिए अब आप जब इसको देखोगे तो सोशियोलॉजी सोशियस और लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है समाज में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किस पर आधारित हो, तर्कों पर आधारित हो। क्योंकि लोगस लिखा हुआ ना, लोगस, सोशियोलॉजी, सोशियस और लोगस, क्योंकि लॉजी जहां जुड़ जाता है, लॉजी का मतलब ही होता है समथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक्स, कोई किस पर आधारित हो, तर्कों पर आधारित हो। तो सोशियस और लोगस यानी समाज का अध्ययन किस पर आधारित हो, तर्कों पर आधारित हो। और ये जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है, ये जो सोशियोलॉजी जो विषय है, इसका आपसे पूछा जाए कि इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है इसका समाज। सोसाइटी। ठीक, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु होती है, उसी तरीके से समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु है, और उस विषय वस्तु को हम बोलते हैं सोसाइटी। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, समाज का। कौन सा समाज, सर मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अब एक बात बताइए, समाजशास्त्र एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं समाज का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो समाजशास्त्र सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस ध्यान रखिएगा, लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस और लोगस जो एक लैटिन और एक ग्रीक लिए गए, सोशियोलॉजी वर्ड
सोशियस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड द सेकंड वर्ड लोगस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा इस बार, ठीक है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार इसका मतलब हुआ समाज शास्त्र। शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का एक विज्ञान है ना, समाज का एक विज्ञान है। Socius means society and the logos means science. Thus, the literal meaning of the sociology is science of society. What is the literal meaning? What is the literal meaning? Literal meaning is science of society or the science of the society. यानी समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। अब चूंकि आप देखो लिखा हुआ इस शब्द का, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। और दोस्तों कहीं पर भी जब ये विज्ञान शब्द आ जाता है ना, इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। और विज्ञान कभी भी पारलौकिक मान्यताओं पर आधारित विषय नहीं है, ठीक है। विज्ञान का मतलब ही यही है, स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, ठीक है। स्टडी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक यानी जो तार्किक चिंतन पर आधारित अध्ययन हो। किस पर अध्ययन हो? तथ्यों एवं तार्किक चिंतन पर आधारित अध्ययन। किसका अध्ययन? समाज का, समाज का तथ्य एवं समाज का तथ्यों एवं तार्किक चिंतन पर आधारित अध्ययन ही क्या कहलाता है? ही कहलाता है समाजशास्त्र। समाज का तथ्यों एवं तार्किक चिंतन पर आधारित अध्ययन, समाज का तथ्यों एवं तार्किक चिंतन पर आधारित अध्ययन ही क्या कहलाता है सर? समाजशास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। अब ये जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, मैंने कहा ये सर बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। जब मैं कह रहा हूं कि सोशियोलॉजी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? इसका मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब क्या है? बिकॉज सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। Sociology means study of society. Auguste Comte is the father of sociology, right? Auguste Comte is the father of sociology. ध्यान रखिएगा, Auguste Comte तो sociology के जनक हैं, but Auguste Comte is not the only sociologist in the history. Auguste Comte is not the only sociologist in the history. There are n number of sociologists are there in the society. बहुत सारे समाजशास्त्री, भाई जो समाज का अध्ययन कर रहा है वो क्या है? वो समाजशास्त्री है। जो समाज का अध्ययन कर रहा है वो क्या है? समाजशास्त्री है। और आप मुझे बताइए, क्या हर एक समाजशास्त्री का सोशियोलॉजिस्ट का समाज को स्टडी करने का, समाज को अध्ययन करने का तरीका क्या एक जैसा होगा? क्या आप में से जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप सब लोगों का अंतरजातीय विवाह या समलैंगिक संबंधों पर विचार क्या एक जैसा है या अलग अलग है? आप सब लोगों का अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिजेस और समलैंगिक संबंधों पर ओपिनियन एक जैसा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप पर ओपिनियन एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। दीज आर द सोशल फैक्ट्स। ये सब क्या है? सामाजिक में घटने वाली घटनाएं हैं, ठीक। और इन्हीं घटनाओं का हम सोशियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। अब मुझे बताइए, इंटरकास्ट मैरिज का, या मैरिज मान लेते हैं, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, और ये जो मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, विवाह नाम की जो संस्था है, इसकी बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। यदि मैं भारतीय समाजशास्त्रियों की बात करूं, भारतीय समाजशास्त्री में कौन कौन आते हैं? एम एन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, श्यामाचरण दुबे, ये जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट,
इन्होंने इन्होंने जो विवाह की जो परिभाषा दी है वो एकदम अलग है। ये कहते हैं विवाह जो है एक जन्म नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध है, जहां पति और पत्नी आपस में एक साथ रहकर यौन आकांक्षाओं, यौन इच्छाओं की पूर्ति करके संतान उत्पत्ति करते हैं और अपने सभी सामाजिक धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सोशियोलॉजी में विवाह की जो परिभाषा है, मैरिज की जो डेफिनेशन है, मैरिज की डेफिनेशन बोली गई, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जहां पर हस्बैंड और वाइफ दे फुलफिल देयर सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में भारतीय समाजशास्त्रियों के द्वारा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा विवाह का ऑब्जेक्टिव केवल सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना नहीं बताया गया। भाई सेक्सुअल डिजायर्स इज अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, बट दैट इज नॉट अ होल टारगेट ऑफ द मैरिज। पूरे विवाह का मूल उद्देश्य केवल यौन संबंधों की पूर्ति करना नहीं है। विवाह का ऑब्जेक्टिव यौन संबंधों के को स्थापित करके संतान उत्पत्ति करना, और संतान उत्पत्ति हो जाने के पश्चात धर्मानुसार, ध्यान रखिएगा, राइटियसनेस, धर्मानुसार अर्थ और काम की पूर्ति करने की बात की गई है। यानी आपको अपने सामाजिक और धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करना है। यदि आप वेस्ट में चले जाओ, तो लूसी मेयर मिल जाएंगे आपको, मेलिनोवस्की मिल जाएंगे, है ना, और भी तमाम वेस्ट में सोशियोलॉजिस्ट, मैकाइवर और पेज हैं, तमाम लोग हैं। इन्होंने जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है मर्डॉक। मर्डॉक ने बहुत सारी सोसाइटीज का अध्ययन करने के बाद एक कंक्लूजन पाया कि यार विवाह जो नाम की जो संस्था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यौन संबंधों की पूर्ति, दूसरा संतान उत्पत्ति, और तीसरा आर्थिक क्रियाकलापों में एक दूसरे की सहभागिता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक दूसरे का कोऑपरेशन, फुलफिलमेंट, सेक्सुअल डिजायर का फुलफिलमेंट, और वही संतान उत्पत्ति करना, और जिससे जनसंख्या आगे बढ़ जाए। दोस्तों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, क्योंकि आज पहला टॉपिक है तो हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या है सोशियोलॉजी। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी डायनेमिक, बिकॉज there is not any a single concept about any phenomena. किसी भी सामाजिक फिनोमेना को लेकर कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिंगल ओपिनियन नहीं है, विचार नहीं है। हर समाजशास्त्री ने, जितने भी समाजशास्त्री हैं, हर समाजशास्त्री के समाज को देखने का नजरिया अलग अलग है, सबके चश्मे का रंग अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? हर समाजशास्त्री के समाज को देखने का जो नजरिया है जो अलग अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हर एक समाजशास्त्री के समाज को देखने का नजरिया अलग अलग होगा, तो क्या हम समाजशास्त्र को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांध सकते हैं? क्या हम समाजशास्त्र को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांध सकते हैं क्या? नेवर, कभी नहीं। क्योंकि सबका समाज को देखने का नजरिया अलग अलग है। मैंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किसी को ओपिनियन अलग है, मैरिज को लेकर किसी को ओपिनियन अलग है, क्या बोलते हैं, जो ये सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर ओपिनियन अलग है, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ओपिनियन अलग है, समलैंगिक संबंध, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिक संबंधों को लेकर ओपिनियन लोगों का अलग है। हर समाजशास्त्री, कोई इसको सही मानता है, कोई इसको गलत मानता है। हो सकता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से बात करोगे तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे नहीं भाई ये तो एकदम गलत है, ऐसा तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट से बात करोगे तो हो सकता है उनका ओपिनियन एकदम अलग हो इस पर। तो खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है और ना ही इसको किसी एक परिभाषा के दायरे में, समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं, देयर इज नो लिमिट, और ना ही इसको किसी एक परिभाषा के दायरे में
दायरे में बांधा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि समाज एक निरंतर गतिशील एवं परिवर्तनशील, क्योंकि समाज निरंतर गतिशील एवं परिवर्तनशील रहता है। सोसाइटी इज अ डायनेमिक, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी डायनेमिक है भाई। सोसाइटी डायनेमिक है, समाज परिवर्तनशील है भाई। समाज बदलता रहता है, कभी एक जैसा समाज नहीं रहता है। आज से 100 साल पहले का समाज और आज के समाज में बहुत अंतर है। इसीलिए लिखा है इसके अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्यों नहीं है अध्ययन की कोई निश्चित सीमा? बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देश, काल और परिस्थिति, समझिएगा जरा ध्यान से, देश काल यानी प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन, देश काल और परिस्थिति, प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप समाज हमेशा बदलता रहता है। पूरे विश्व का समाज आप देखोगे तो भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, इंग्लैंड का समाज और गल्फ कंट्रीज का समाज एक जैसा नहीं है। हर समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है। टाइम के मुताबिक भी समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और सिचुएशन यानी परिस्थितियों के अनुरूप समाज में परिवर्तन होता है। जैसे कोविड जैसी एक परिस्थिति आई, तो इस कोरोना वायरस के टाइम पर समाज में बहुत सारे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, किया कि नहीं किया? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो उस टाइम पर लोगों ने हैंडशेक करना बंद कर दिया, उस टाइम पर लोगों ने एक दूसरे को हग करना बंद कर दिया। दूर से ही क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ नमस्ते कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो जैसी जैसी परिस्थितियां होती है ना, समाज उस अनुरूप परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि सोसाइटी में ना एडेप्टिवनेस का कॉन्सेप्ट विद्यमान है। अनुकूलनशीलता, समाज में अनुकूलन, जिस समाज में अनुकूलनशीलता, सुन लीजिएगा ध्यान से, कोई भी ऐसा समाज या ऐसी सभ्यता जिसमें अनुकूलनशीलता या ग्रहणशीलता, एडॉप्टिवनेस का लक्षण नहीं होगा ना, वो सभ्यता, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और हुआ है। जो समाज समय के अनुरूप, अपने समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, एक ऐसा समय आएगा कि वो समाज धराशायी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? उसका अस्तित्व ही उसका जो पूरा जो अस्तित्व है उस सोसाइटी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक? तो इसीलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई ना तो कोई निश्चित सीमा है और ना ही इसको किसी एक निश्चित परिभाषा के दायरे में बांधा सकता। भाई निश्चित परिभाषा के दायरे में क्यों नहीं बांध सकते यार? इसलिए क्योंकि समाजशास्त्र की परिभाषा देने वाले जो समाजशास्त्री हैं, उन सबका ओपिनियन अलग अलग है, उन सबका आउटलुक अलग अलग है, उन सबका समाज को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो एक दृष्टिकोण है, वो अलग अलग है। So we cannot confine sociology in a particular definition. We cannot we cannot define a limit of study of the sociology. हम सोशियोलॉजी के अध्ययन की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकते। हम सोशियोलॉजी को किसी एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन में कन्फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर बात? बिकॉज सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज अ डायनेमिक फिनोमिना। ठीक है? जो देश यानी स्थान या प्लेस, काल, दैट मीन्स टाइम, और परिस्थिति, सिचुएशंस के मुताबिक क्या होता रहता है? बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। क्लियर हो रही बात क्या? ठीक है? तो इतना ध्यान रखना है आपको। आइए, अगर आप बात करेंगे समाजशास्त्र की, चलो कुछ जरा डेफिनेशंस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मॉरिस गिन्सबर्ग, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में किसी के अनुसार भी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ऐसे तो सैकड़ों सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ
ऐसे सोशियोलॉजिस्ट का नाम उठाया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मॉरिस गिन्सबर्ग की बात करें तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, समाजशास्त्र मानवीय ह्यूमन सोशल इंटरैक्शंस, मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों इंटर रिलेशंस, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, देयर कंडीशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र बेसिकली मानवीय अंतःक्रियाओं, सोशल इंटरैक्शन। अब सर सोशल इंटरैक्शंस क्या होता है? सोशल इंटरैक्शन मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य इस समाज में, ध्यान से सुनिएगा, जैसे लिखा हुआ है सोशल इंटरैक्शंस, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब क्या है? इसका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परस्पर एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता ही कहलाती है सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शंस क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? भाई आप एक बात बताओ, समाज में आप सभी आवश्यकताओं को अकेले पूरा कर लोगे क्या? संतान उत्पत्ति अकेले कर सकते हैं आप? नो। उसके लिए यू नीड अ पार्टनर, राइट? तो समाज में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको मनुष्य अकेला पूरा कर नहीं कर सकता। और अकेला पूरा नहीं कर सकता इसका मतलब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने क्या बोला? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परस्पर एक दूसरे पर, यानी म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंसी है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। और इसी के परिणाम स्वरूप बनते हैं सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस। इसी के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध क्या है? सोशल रिलेशंस क्या है? सोशल रिलेशंस यानी सामाजिक संबंधों का मतलब है कि मनुष्य समाज में, या ऐसा भी लिख सकते हो कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ सोशल रिलेशंस। तो यही बात लिखी हुई है यहां पर। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। यदि आप और भी परिभाषाएं इसमें हम देखें, जैसे मान लीजिए ऑगस्ट कॉम क्या कहते हैं? ऑगस्ट कॉम कहते हैं कि समाजशास्त्र, ऑगस्ट कॉम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल सिस्टम एंड प्रोग्रेस। ठीक, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। और इसीलिए लिखा हुआ है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल सिस्टम। और ये सोशल सिस्टम कैसा है? साइंटिफिक, साइंटिफिक which is based on facts and logics। ठीक है,
विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, जो किस पर आधारित है? अध्ययन, तर्कों एवं तथ्यों पर आधारित है। तर्कों एवं तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, ठीक है। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, ठीक। आइए एक और परिभाषा देखते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन प्लस सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन एंड स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तीन बातें हैं इसमें। समाजशास्त्र क्या है? एक तो समाज का अध्ययन है, दूसरा सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, और तीसरा सामाजिक अंतःक्रियाओं का दोस्तों अध्ययन है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी हुई होगी। तो बेसिकली तीन बातें लिखी हुई हैं: समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। तो समाजशास्त्र बेसिकली क्या है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और समूहों के मध्य अंतःक्रिया। समाज का अध्ययन तो है ही, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन है। दूसरा स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मैंने क्या बताया कि जो समाज है ना, जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है। सोशियोलॉजी, सोसाइटी इज अ, सोशियोलॉजी में हम देखेंगे, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इट इज अ complex network of social relations. It is a complex network of social relations, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द ग्रुप्स, है ना, टू फुलफिल, मतलब म्यूचुअली जो है डिपेंड है अपनी, टू फुलफिल द नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम परस्पर एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, ठीक है ना। चलिए, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं और डिटेल में इसको और हम चर्चा करेंगे, जो जो टॉपिक बाकी है उस पर डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट अगली क्लास में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सॉरी, अगली क्लास में आपको बताऊंगा अबाउट द सोसाइटी, और सोसाइटी पर भी हम चर्चा करेंगे।
ये समाज की परिभाषाएं, समाज के महत्व, इन सब पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये जो जिससे मैंने पढ़ाया, आपको सोशियोलॉजी के कंपाइल्ड नोट्स चाहिए, तो दोस्तों आप यहां जा सकते हैं। ये टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको मेरे कोर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे कोर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।